नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास में। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा ज्योग्राफी का। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने भूगोल की उत्पत्ति और विकास के विषय में अध्ययन किया था कि भूगोल के पार्ट कितने हैं और भूगोल को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका जो सेकंड लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जियोग्राफी की शाखाओं के बारे में लोगों ने डिस्कस किया था कि जो उसकी शाखाएं हैं, फर्स्ट उसकी जो शाखा थी वो खगोल की थी और सेकंड अगर हम बात करें तो वो भूगोल थी। तो अगर हम खगोल की बात करें तो उसके अंदर हम अंतरिक्ष भूगोल पढ़ते हैं, और अगर हम सेकंड भूगोल की बात करें तो उसके अंतर्गत हम भौतिक और मानवीय भूगोल का अध्ययन करते हैं। इतने हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने थोड़ा वो डिस्कस जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जिसके अगर हम बात करें तो अगर हम पॉइंटों की बात करें तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो उसमें डिबेट हुई है, लोग मतलब कहते हैं मतलब जो भी था, जो भूगोल के जो वर्ड था उसको किसी एरिस्थनीज ने दिया था, या फिर भूगोल के जनक के बारे में, या आप हिकेटियस की बात कर लीजिए। उस चीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर है वो आपका सेकंड लेक्चर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो चलो देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक। और सौरमंडल का लगभग 99% से अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि शेष भाग के द्रव्यमान में सारे ग्रह आते हैं। ठीक। अगर हम बात करें आगे की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इस चीज़ पे, तो लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक शून्य हुआ करता था, जिसमें असंख्य मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था। और गुरुत्वाकर्षण होने के कारण उसमें सिंगुलरिटी होना स्टार्ट होती है, और सिंगुलरिटी के होने के कारण उसमें मतलब जो चीज़ें थीं संघनित हुई, और संघनित होने के साथ साथ उसमें क्या हुआ कि उसका घनत्व बढ़ने लगा, और घनत्व बढ़ने के कारण उसमें ऊष्मा जनरेट होती है, और ऊष्मा जनरेट होने के बाद उसमें महाविस्फोट होता है। तो ये सिंपल सा था। अगर हम बात करें कि मतलब अगर विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के बाद क्या हुआ, तो विस्फोट के बाद 3 चीज़ों का जन्म होता है। आप अगर ये पूछे गई तो मतलब जो महाविस्फोट का उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद 3 चीज़ों का आविष्कार हुआ था, या 3 चीज़ों का जन्म हुआ था। उसमें आपका समय, स्थान और वस्तु, 3 चीज़ों का आप मतलब आगे अभी इसमें पढ़ेंगे भी आप, 3 चीज़ों का जन्म होता है महाविस्फोट के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाविस्फोट के बाद क्या होता है? महाविस्फोट के बाद 3 चीज़ों का जन्म होता है, समय, स्थान और वस्तु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ अवधारणाएं अगर इसमें निकल के आती हैं, मतलब जो भी थी, जैसे अगर हम बात करें पहली अवधारणा की बात करें तो पहली अवधारणा है टालमी ने दी थी कि जियोसेंट्रिक अवधारणा है उनकी। कि इन्होंने मतलब इसमें क्या कहा था कि जियोसेंट्रिक अवधारणा में कि जो मतलब ब्रह्मांड है, टालमी ने ही कहा था कि मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ये मतलब टालमी की अवधारणा थी, ये गलत थी। लेकिन जब इन्होंने दी थी उतने टाइम मतलब कोई इतने बड़े बड़े मतलब भूगोलवेत्ता नहीं थे कि जो इनका विरोध कर सके। तो उसके बाद इस चीज़ का विरोध किया था कोपरनिकस ने। इस चीज़ को मतलब उन्होंने खंडित किया, और अपनी एक मतलब दूसरी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत करी, हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा। उसमें उन्होंने ये कहा कि केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ की बात कोपरनिकस ने करी थी अपनी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो इसीलिए मतलब अगर इनको कोपरनिकस को देखें, इसी के कारण उनको खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद भी मतलब लोगों ने अपनी अवधारणाएं मतलब देना, जैसे अगर हम हब्बल की बात करें या फिर हर्शल की बात करें, तो इसके बाद उन लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी। और फिर उन्होंने अपनी जो अवधारणाएं थी उसमें मतलब उन्होंने कहा था, अगर हम उनके एडविन हब्बल की बात करें तो उन्होंने अपना जो उनकी अवधारणा थी उन्होंने 1920 में कही थी। आगे आप देख रहे, अगर बात करें 1920 में एडविन हब्बल ने अपनी ब्रह्मांड के विस्तार को सिद्ध किया, और उन्होंने ये कहा कि जो मतलब आकाशगंगाओं को मतलब जो है उसमें दूरी में बढ़ोतरी हो रही। इस चीज़ को एडविन हब्बल ने अपने नियम, जो उनका प्रतिसरण का नियम था, उसमें उन्होंने सिद्ध किया था इस चीज़ को। अगर हम हर्शल की बात करें तो हर्शल ने ये बताया था कि सूर्य, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह ये आकाश गंगा के एक अंश के मात्र हैं, एक अंश के मात्र हैं। जो ये सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया एवं अन्य ग्रह हो गए, वो आकाशगंगा में बस एक अंश मात्र हैं। अगर हम केपलर की बात करें तो केपलर ने 16वीं सदी में उन्होंने ये अपनी चीज़ बोली थी कि मतलब उन्होंने
केंद्र मतलब केंद्र माना, सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना और अपना जो ग्रही गतियों का नियम उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगर हम कुछ अवधारणाओं की बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत था वो बिग बैंग थ्योरी थी, जिसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने, और उसको अगर उसकी व्याख्या करने की बात करें उसको रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में उस चीज़ की व्याख्या करी थी, बिग बैंग थ्योरी की। ठीक, अगर हम बिग बैंग थ्योरी जो थी इसकी अगर हम बात करें तो लगभग जो 13.7 अरब वर्ष पहले क्या होता है कि मतलब एक भारी पदार्थ होता है जिसको गोलाकार आप बोल सकते हैं, गोलाकार एक सूक्ष्म पिंड होता है जिसका आयतन सूक्ष्म था, लेकिन अगर उसकी बात करें उसके अंदर ताप और घनत्व अनंत मात्रा में था। तो अगर उसमें ताप और घनत्व है तो घनत्व होने के कारण उसमें ताप भी है, तो दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ताप होने के कारण जो घनत्व है मतलब विस्फोट मान लीजिए, एक मतलब विस्फोट होता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जो शून्य होता है उसमें विस्फोट होता है, जो गोलाकार पिंड था विस्फोट था, क्योंकि उसका जो अगर माने कि उसका जो आयतन था वो तो सूक्ष्म था, लेकिन उसमें जो घनत्व और ताप है वो अत्यधिक मात्रा में था। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई छोटी सी चीज़ है अगर उसमें उसका घनत्व बढ़ रहा है या फिर उसमें ताप बढ़ रहा है तो विस्फोट हो जाएगा, और वो महाविस्फोट था। तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी चीज़ें रखी थी। तो कुछ समय बाद अगर हम बात करें, बहुत मतलब कुछ समय बाद ये होता है कि जो मतलब चीज़ें फैली, फिर विस्फोट के फलस्वरूप कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के मतलब हाइड्रोजन जो थी और हीलियम में संकुचित होकर तारों या आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। इसमें लिखा कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों तथा आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। इसी के विपरीत होयल ने अपनी एक परिकल्पना दी जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना। तो अगर स्थिर अवस्था संकल्पना की बात करें तो होयल ने ये चीज़ कही थी कि ब्रह्मांड का मतलब जो है विस्तार अभी लगातार हो रहा है, समय के साथ लगातार विस्तार उसका हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि होयल ने ये बात कही थी कि विस्तार तो ठीक हो रहा है अभी, लेकिन एक समय ऐसा था कि सब कुछ एक जैसा था, एक जैसा रहा होगा। उन्होंने ये बोला था, होयल ने अपनी बात ये चीज़ बोली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा और तारों के बारे में बात करते हैं। तो गैसीय झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे तारों धूलकणों गैसीय तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी आकाशगंगा है उसमें जो चीज़ें बंधी हुई हैं, एक जगह स्थिर हुई हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो एक आकाशगंगा के अगर बात करें तो जो अपने यहाँ की आकाशगंगा है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं, जो सर्पिलाकार है। तो अगर हम एक आकाशगंगा की बात करें उसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो अगर उसकी हम मध्यवर्ती उसकी बात करें तो उसी में हमारा सौरमंडल है। ठीक है, मध्यवर्ती उसकी भुजा में सौरमंडल है। अगर हम उसके केंद्र की बात करें, किसी आकाशगंगा के केंद्र की बात करें तो उसको हम ब्लज बोलते हैं। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लज बोलते हैं। और एक मतलब ये होता है कि ब्लैक होल इस जगह का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होना। अगर ब्लज की बात करें तो एक ब्लज में एक ब्लैक होल होता है। ठीक है, ब्लज में जो होता है उसमें एक ब्लैक होल होता है। अगर इस जगह की बात करें, ब्लैक होल की बात करें, तो इस जगह का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। यहाँ पर तारों का संकेंद्रण होता है। ब्लैक होल में प्रकाश, जो ब्लैक होल होता है वो प्रकाश को भी सोख लेता है, वो अपने आगे नहीं जाने देता। ठीक है, किसी भी आकाशगंगा की 3 भुजाएं तथा एक केंद्र जिसमें ब्लज होता है, जिसे हम ब्लज कहते हैं। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। जो मंदाकिनी की तीसरी भुजा है उसमें नए तारों का जन्म होता है। और हमारा जो सौरमंडल है वो मध्यवर्ती भुजा में स्थित है। अगर हम आगे बात करें तो जो भाग हम देख पाते हैं, जो भाग हम अपने यहाँ से देख पाते हैं, पृथ्वी से देख पाते हैं, हाँ, तो उससे हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक, जो भाग यहाँ से दिखता है, जो एक मतलब नदी के समान दिखता है, मतलब दूध की नदी के समान दिखता है, उसे हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक, हमारे सबसे पास की आकाशगंगा जो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, जो सौरमंडल से लगभग, जो हमारा सौरमंडल है मध्यवर्ती भुजा में, उससे लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है।
जो अपनी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारा है उसे ओरियन नेबुला कहते हैं। आकाशगंगा को गैलीलियो ने सबसे पहली बार देखा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज की बात करें तो आज के लिए बस इतना ही था। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे थे। अगर थोड़ा बहुत अगर हम और डिस्कस करें तो ये है कि अगर हम स्वर्ग की गंगा किसे कहते हैं तो जो है ना, तो स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहते हैं अपने यहाँ की जो मंदाकिनी है। तो अगर हम बात करें तो आकाशगंगा के लिए जो प्रतिसरण नियम दिया था वो एडविन हब्बल ने दिया था। तो एडविन हब्बल की बात करें तो 1920 में उन्होंने इस चीज़ का प्रतिपादन किया था। तो आज के लिए यही इतना ही था। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देखेंगे तारों का जन्म और विकास, उस चीज़ पे बात करेंगे कि मतलब तारे का विकास या फिर तारे की जो आयु होती है वो मतलब लाल तारा होता है फिर पीला तारा होता है, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।